देखो अब हम अभी बात करते हैं मिसलेनियस के बारे में, आखिरी चैप्टर है। सेक्शन नंबर 39 बोलता है गाइडलाइंस फॉर अ चाइल्ड टू टेक असिस्टेंट ऑफ एक्सपर्ट एंड एटसेट्रा। यहाँ पर गाइडलाइंस बताई गई हैं फॉर अ चाइल्ड सब्जेक्ट टू द सच रूल्स एज मे बी इन द बिहाफ। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, एक प्रिपेयर करेगी गाइडलाइंस को फॉर यूज ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे आपको पता है काफी सारी क्या चलती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस चलती हैं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए गाइडलाइंस बनाएगी जिसे सरकार नहीं चलाती है। ठीक है, ऐसे प्रोफेशनल्स हो गए, एक्सपर्ट्स हो गए, वो लोग जिन्हें साइकोलॉजी के बारे में नॉलेज है, जिन्हें सोशल वर्क की नॉलेज है, फिजिकल हेल्थ की नॉलेज है, मेंटल हेल्थ की नॉलेज है, एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कैसे होगा उसकी नॉलेज है, तो उसे क्या किए जाएगी, गाइडलाइंस बताई जाएंगी प्री ट्रायल भी और ट्रायल के स्टेज पर, कि ताकि वो उस बच्चे को अच्छे से क्या कर सके, गाइड कर सके। बात समझ आई? ताकि उस बच्चे के साथ कुछ भी मिस हैपन ना हो। ठीक है, ताकि वो अपने पूरे गाइडलाइंस को फॉलो करे ड्यूरिंग द ट्रायल और प्री ट्रायल। ठीक है, सिंपल। सेक्शन 40 बात करता है राइट ऑफ अ चाइल्ड टू टेक असिस्टेंस ऑफ अ लीगल प्रैक्टिशनर। ऊपर क्या था, चाइल्ड के लिए गाइडलाइंस बताई गई। ठीक है, किसे, नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस को, ऑर्गेनाइजेशंस को। यहाँ पर राइट दिया गया बच्चे को कि वो क्या ले सकता है, असिस्टेंस ले सकता है एक लीगल प्रैक्टिशनर का, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 301 ऑफ सीआरपीसी। द फैमिली और द गार्जियन ऑफ द चाइल्ड, क्या है, यहां से पढ़ो, यहां से, द फैमिली एंड द गार्जियन ऑफ द चाइल्ड shall be entitled to assistance of a legal counsel of their choice for any offense under this act। यहाँ पर कहा गया है कि जो चाइल्ड है, चाइल्ड की जो फैमिली है और जो उसके गार्जियन है, वो अपनी मर्जी से क्या चुन सकते हैं, एक लीगल काउंसिल को चुन सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट इफ द फैमिली or the guardian of the child are unable to afford a legal counsel, the legal services authorities shall provide a lawyer to them। अगर वो किसी एडवोकेट को हायर नहीं कर सकते हैं तो कहा गया है कि उन्हें जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज हैं वो क्या प्रोवाइड करेंगी, एक लॉयर उन्हें प्रोवाइड कर देंगी। दोनों सेक्शंस क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? क्लियर है, हैंड रेज कर दो। ठीक है, पीपी की क्या प्रोसेस है? आई मीन जब किसी चाइल्ड को पीपी जब का आई मीन सपोर्ट मिलता है केस फाइट करने के हाँ, लिए। हम्म, अब इसमें क्या रहता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई केस आया, सबसे पहले तो एफआईआर कंप्लेंट होती है, उसके बाद वो 24 घंटे के अंदर चला जाता है कोर्ट में। उसके बाद अगर तो वो खुद से अपना वकील करना चाहें, ये ऑप्शन सबके लिए रखी जाती है कि भैया अगर आप खुद से अपना वकील कर सकते हो तो कर लो। अब वहां लिखा है कि वो नहीं कर सकते, उन वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो जो सरकार होती है वो खुद उन्हें अपना पीपी बता देती है कि भैया ये आपका कौंसिल है, अब आपको इससे बात करनी है। लेकिन उसका कुछ प्रोसीजर रहता है, वो प्रोसीजर यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा है। ठीक है, वो जब हम लोग कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं वो उसके साथ ही हम लोगों को पता चलता है। ठीक है, अब है सेक्शन नंबर 41, प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 to 13 नॉट अप्लाई इन द सर्टेन केसेस। हमने क्या पढ़ा था, 3 से 13 हमने क्या पढ़ा था, हमने सारा वही पढ़ा, सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, यही सब पढ़ा। द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 to 13 shall not apply in case of a medical examination or medical treatment। ठीक है, एक बार हम लोग देख लेते हैं। आप मेरे को बता सकते हो जरा देख के कि इसमें कौन कौन से सेक्शंस आ रहे हैं 3 से लेके 13 तक? देखो, मैं ही बता देती हूँ, रहने दो। सेक्शन नंबर मैं लिख ही देती हूँ। सेक्शन नंबर 3 क्या बात करता है, पेनरेटिव, सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बात कर रहा है। सेक्शन नंबर 4 क्या, पनिशमेंट। सेक्शन नंबर 5 क्या, एग्रावेटेड पेनरेटिव के बारे में बात कर रहा है। असॉल्ट के बारे में ही है मतलब। हाँ, है ना, बस ये इसमें सेक्सुअल हरासमेंट वगैरह ये सब इंक्लूड हो जाएगा, असॉल्ट वगैरह। तो ये बोलता है कि ये मेडिकल एग्जामिनेशन
कहाँ नहीं होगा, shall not apply in the case of medical examination or medical treatment of a child when such medical examination or medical treatment is undertaken with the consent of the parents। मेरी बात समझो, 3 से 13 तक जो सेक्शंस हैं, अगर उसके अंदर हमें मेडिकल एग्जामिनेशन करना है या मेडिकल ट्रीटमेंट करना है तो हम लोग उसके पेरेंट्स की कंसेंट से ही करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। ये चीज आपको पता है। अगर तो लड़की मेजर है, अगर लड़की 18 साल से बड़ी होती है तो लड़की की कंसेंट ली जाती है, लेकिन अगर वो बच्ची है तो उसके पेरेंट्स की कंसेंट ली जाती है इस चीज के लिए, ठीक है। और यहाँ पे पनिशमेंट्स बताई हैं, वॉयरिज्म वगैरह, ये सब आईपीसी का है ना। हाँ, ये आपको आईपीसी के सेक्शंस आपको देखने हैं, बीएनएस के एक बार सेक्शंस आप देख लेना। इसमें कहा गया है कि भैया कोई भी ये ऑफेंस कमिट करता है, मुझे याद आ रहा है डी हमारा वॉयरिज्म है, ठीक है। ये ए जो हमारा है वो सेक्सुअल हरासमेंट की बात करता है। तो अगर कोई ये ऑफेंस कमिट करता है तो वो लाइबल होगा, इसी आईपीसी के अकॉर्डिंग ही वो क्या होगा, लाइबल होगा। बात समझ आई, ठीक है। ये सेक्शंस जो भी कमिट करेगा वो आईपीसी के अंडर ही लाइबल होगा। पनिशमेंट यहाँ नहीं लिखी, आईपीसी बीएनएस के अंदर लिखी है तो वैसे ही लाइबल होगा। 42A act not derogation of any other law. The provisions of this act shall be addition to and not in the derogation of the provision of any other law for the time being in force in the case of a inconsistency। आप समझते हैं inconsistent का मतलब, समझते हैं इसका मतलब क्या होता है? inconsistent का मतलब, It's not in the flow. हाँ ठीक है। द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल बी ओवरराइडिंग इफेक्ट। अब मेरी बात समझो, दो चीजें आ गई, एक आ गया पॉक्सो एक्ट, ठीक है जी, एक सामने आ गया आईपीसी। अब ध्यान से समझना, अब कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। आईपीसी में बोल रहा है कि 4 साल की सजा मिलेगी, पॉक्सो में लिख दिया गया है 10 साल की सजा मिलेगी। तो कौन सी सजा मिलेगी आप बताओगे? और वो बच्चा है, बच्चे के साथ वो गैंगरेप वगैरह हुआ, तो अब बताओ कौन सा पॉक्सो ओवर। पॉक्सो के अंडर मिलेगी हाँ, उसको पॉक्सो सर। के अंडर मिलेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। वैसे ही जब हम लोग जेजे एक्ट पढ़ते हैं ना, तो ज्यादा प्रेफरेंस जेजे एक्ट को दिया जाता है। जो भी उसके प्रोविजंस रहते हैं ना, बीएनएस सीआरपीसी के साथ, इन सब के साथ तो इसमें भी पनिशमेंट और ऑफेंस वगैरह बताया गया है, हाँ तो हाँ, इसमें भी। सेम ही है ना वो दोनों, जे और ये? नहीं, सेम नहीं है। इसमें तो देखो, ये जो पॉक्सो है, पॉक्सो में हमने क्या पढ़ा, सेक्सुअल हरासमेंट और उसकी पनिशमेंट, यही सब पढ़ा, और स्पेशल कोर्ट के बारे में पढ़ा। जेजे में ये कहा गया अगर किसी 18 साल से छोटे बच्चे ने ये ऑफेंस कमिट किया तो उसे इतनी पनिशमेंट मिलेगी और उसे यहाँ रखा अच्छा वो, जाएगा, वो हाँ सब। हाँ, चाइल्ड के बारे में है, अगर हाँ चाइल्ड कुछ कमिट करता है तो। हाँ, ठीक है। तो वही ओके। जेजे एक्ट ज्यादा प्रिवेल किया जाता है। फिर है 43 पब्लिक अवेयरनेस अबाउट एक्ट। नॉट इम्पॉर्टेंट, चलो थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं। पब्लिक अवेयरनेस क्या रहेगा भैया? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो भी मेजर्स हैं, जैसे कि द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट आर गिवन वाइड पब्लिसिटी थ्रू द मीडिया। कहते हैं कि ये जो एक्ट है, प्रोविजन, आपको पता है जब पॉक्सो एक्ट आया था तो कितना 2012-13 में आया था, तो कितना ज्यादा वो था कि भैया पॉक्सो एक्ट आ गया है। पॉक्सो 2012 के बाद ही आया था मेरे ख्याल से, निर्भया केस के बाद आई थी, ठीक है। तो वहां पे कहा गया कि ये जो भी करते हैं ना, मीडिया वगैरह हो गया, प्रिंट मीडिया करना, टेलीविजन, रेडियो, इन सब पे कहते हैं इस एक्ट के बारे में भी यहाँ पर सारे गाइडलाइंस वगैरह सब कुछ अवेयरनेस दी जाएगी लोगों को। बी वाला पॉइंट है कि द ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट वो क्या करेंगे, जो भी पुलिस ऑफिसर होगा वो सब भी इसका क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। पहला पॉइंट क्या कहा गया कि जो मीडिया है, टीवी है, वो अवेयरनेस देगा, अवेयरनेस लोगों में अवेयरनेस देगा। दूसरा पॉइंट बोलते हैं उसे इम्प्लीमेंट के करेंगे। बात समझ आ गई? इम्प्लीमेंट करना है, पुलिस ऑफिसर हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर हो, सिंपल बात। अब इसमें भी वही है, द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन चाइल्ड कॉन्स्टिट्यूटेड 3 सेक्शन के अंदर, थर्ड सेक्शन जो हमने पढ़ा उसमें जो भी है, स्टेट कमीशन हो गया सेक्शन 17 के अंदर, ठीक है। फिर हमने चाइल्ड राइट एक्ट के बारे में काफी सेक्शंस में आया है, क्या तो ये सब, इन सब का भी क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन होगा। द नेशनल कमीशन हो गया, स्टेट कमीशन हो गया, फिर ये 2006 का एक्ट आ गया चाइल्ड का, इन इन सब का भी क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन होगा। और जिस तरह से इन्हें पावर्स दी गई हैं वही पावर्स का ये यूज करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। द नेशनल कमिश्नर हो गया, स्टेट कमिश्नर हो गया, सारी एक्टिविटीज इसमें जो जो बताई गई है, रिपोर्ट बनानी है, वट एवर कुछ भी बनाना है वो सब ये उसके अकॉर्डिंग ही बनाएंगे, एक्ट के अकॉर्डिंग।
अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। पावर टू मेक रूल्स नॉट इम्पॉर्टेंट। अब इसमें क्या है कि पावर टू मेक रूल्स, कि भैया रूल बनाने की पावर किसके पास है, तो सिंपल, द सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल देगी तो वो रूल्स को बना देंगे इन अ पर्टिकुलर विदाउट प्रेजुडाइज मैनर डिलीटिंग डिस्ट्रॉय। कहते हैं कि भैया कोई भी चीज अगर डिलीट डिस्ट्रॉय रिपोर्ट हो जाती है इन द फॉर्म इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड, सेक्शन 15, पढ़ने की जरूरत नहीं है यार, कोई नहीं पूछता ये, ठीक है। लेकिन फिर भी आप एक बार कोशिश करना कि पढ़ लो। एक इसमें आप एक चीज आप इसमें याद रखना कि आपको पता है ना क्या प्रोसेस रहता है लॉ बनाने का, आपको पता है लॉ बनाने का क्या प्रोसेस रहता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट प्रोसेस। हाँ है ना, बस वही, ये यहाँ पे वही लिखा है, ठीक है, एक बार इसे पढ़ लेना, नॉट इम्पोर्टेंट। वगैरह बिल वगैरह, फिर आर्गुमेंट होता है, वोट होता है हाँ हाँ वो। हाँ, ठीक है, फिर है। क्वेश्चन पूछना, सपोज अगर कुछ क्राइम है और उसको एफआईआर लॉन्च की है, हम्म, तो अम, उसके जो सेक्शंस है वो पॉक्सो के अंडर भी उसको दिए गए हैं और बीएनएस के अंडर भी। तो डिल किस एक्ट के अंडर होगा पॉक्सो, पनिशमेंट? पॉक्सो। अगर बच्चे के साथ हुआ है, ये पॉक्सो बच्चे के साथ डील करता है, बच्चे के साथ हाँ, हुआ है तो पॉक्सो। अगर 18 साल से प्लस के साथ हुआ है तो आईपीसी और बीएनएस। 18 साल के पहले हुआ है तो वो पॉक्सो में जाएगा, ठीक है। हाँ, पर 2 बार हुआ है, कुछ क्राइम कमिट हुआ है 2 बार। जब वो माइनर थी लड़की तब हुआ है, और अब वो मेजर है, 18+ है, तो उसको हरास किया गया है, तो वहां पर लिमिटेशन, पहली बात तो वहां पे लिमिटेशन पीरियड आ जाएगा कि आप कितने टाइम में वो केस दोबारा फाइल कर रहे हो, ठीक है। और अगर जैसे देखो, अगर तो कोई ज्यादा सीरियस ऑफेंस है जैसे रेप, तो मेरे को तो नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा कि जो इसके बारे में एफआईआर वगैरह ना करवाए, ठीक है। अगर है भी तो वो वहां पर फिर कहीं ना कहीं, लेकिन आपके पास क्या चाहिए, कोर्ट क्या चीज मांगता है, एविडेंस मांगता एविडेंस चाहिए। हाँ है, हाँ, एविडेंस होगा यही तो पॉक्सो ऑफेंस के है, अंदर रेप भी का ही मिल ऑफेंस जाएगा। है, और 1.5 साल के बाद एफआईआर ये किया है अभी 1.5 साल स्टेशन के में। बाद तो हाँ। इसमें पॉक्सो भी लग सकता है और आईपीसी भी। लेकिन मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ। हम्म सबसे पहली बात तो अगर 18 साल से छोटी है तो पॉक्सो, बड़ी है तो हम्म आईपीसी। अब आपने पूछा कि ये एज का गैप आ रहा है कि पहले हुआ था फिर दोबारा हुआ, अगर रिपीटेडली किया है तो भैया आपने, ऑब्वियस सी बात है, 2-3 बार अगर आपने किया है तो आपको हायर पनिशमेंट मिलेगी, एक ग्रीवियस ऑफेंस आपने कमिट किया है। लेकिन उस लड़की को क्या, देखो अगर तो होता है जैसे रेप फॉर एग्जांपल कि 2-3 दिन पहले कमिट हुआ है, तो हो सकता है कि मेडिकल एग्जामिनेशन में हमें एविडेंस मिले। लेकिन हम 1.5 साल पुराने वाले एविडेंसेस तो हम ला नहीं सकते, तो कोर्ट उस चीज को ज्यादा रेफर करता है आईपीसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो 18 साल से प्लस है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कुछ है ऐसा एविडेंस है पक्का, तो वहां पर हम्म। पॉक्सो लग सकता है। बात समझ आई, ठीक है। हाँ और एक और चीज मैं आपको बता दूं, मेरे याद आ गई है। अब कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, हमने बीएनएसएस के अंदर पढ़ा कि जो जेएम फर्स्ट क्लास है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, वो सजा देगा सिर्फ 3 साल की, ठीक है। हाँ 3 साल की, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास देगा 1 साल की सजा देगा। एक इंसान ने, राहुल ने क्या की है, चोरी की है, ठीक है। राहुल ने चोरी की है तो इसे सजा वो देना, चोरी किया और एक हाउस ब्रेकिंग किया है तो इसे वो सजा देना चाहता है 5 साल की, ठीक है जी। आईपीसी में, आईपीसी लगा लो चाहे बीएनएस लगा लो, बीएनएस में ये 3 साल से ज्यादा की सजा नहीं दे सकता, और ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उसकी पनिशमेंट है 5 साल बन रही है, वो नहीं दे सकता। तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, हुआ ना कॉन्ट्राडिक्शन, कि कौन सी पनिशमेंट दे। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट तो 3 साल से ज्यादा की दे ही नहीं सकता। तो एक मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ा था रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव का, सॉरी कंकरेंटली और कॉन्जिक्यूटिवली का, ठीक है, कि भैया या तो साथ साथ चलेगी पनिशमेंट। तो यहाँ पर जो जज साहब होते हैं वो क्या देखते हैं कि भैया इसे कहाँ पर ज्यादा फायदा मिल रहा है, मतलब कि कॉन्ट्राडिक्शन आ गया कि हम बीएनएसएस को फॉलो करें कि आईपीसी को फॉलो करें। तो जहां पर कम पनिशमेंट बन रही है जज साहब उसे वो वाली पनिशमेंट देते हैं। बात समझ आई, ठीक है। आखिरी सेक्शन है हमारा, पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। डिफिकल्टीज को कैसे रिमूव किया जाएगा, इफ एनी डिफिकल्टी, अगर कोई डिफिकल्टी अराइज होती है
तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर कर दे कि ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकाल दे कि भैया ये डिफिकल्टी आ रही है और ये कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि इनकंसिस्टेंट हैं या नहीं है, जो भी नेसेसरी उन्हें लगेगा, एक्सपीडियंट, एक्सपीडियंट का मतलब भाई जल्दी से जो भी उन्हें जरूरी और एक्सपीडियंट लगे वो उस डिफिकल्टी को जल्दी से जल्दी रिमूव करेंगे। प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर शैल बी मेड अंडर द सेक्शन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 2 years। बात समझ आई? 2 साल का जब टाइम पीरियड खत्म हो गया उसके बाद ऑर्डर नहीं दे सकते डिफिकल्टी वगैरह का भी। अगर कोई डिफिकल्टी आ रही है तो उसी टाइम चेक करो, 2 साल के बाद हम लोग क्या करेंगे। बात समझ आई? ठीक है, क्लियर है? और उसके बाद कहा गया है कि एवरी ऑर्डर मेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी लेड एज सून एज मे बी आफ्टर इट इज मेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अगर कोई डिफिकल्टी आएगी तो दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा के सामने पेश किया जाएगा, फिर सब जो भी कंसेंट देते हैं, जो भी सब लोग बोलते हैं उसी को फॉलो किया जाएगा, जिसपे वोट ज्यादा आ गई वो कर लिया जाएगा। क्लियर है? मतलब हम लोगों ने काफी अच्छे से पॉक्सो को कंप्लीट कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार हमने क्लास सुनी और हमें सब याद हो जाएगा। तो ये जो बच्चे रिकॉर्डिंग ले रहे हैं मैं उनको भी बोल रही हूँ कि आप लोगों को 2 से 3 बार सुनना है रिकॉर्डिंग्स को ताकि अच्छे से क्लियर हो सके। अब हम लोग 3 से 4 केस लॉज मैंने प्रिपेयर किए हैं, वो अब हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद हमारा पॉक्सो कंप्लीट। ठीक है? क्या आप जेजे का भी क्लास लोगे इन सोच तो फ्यूचर? रही हूँ मैं सोच रही हूँ, ले लूं क्या? ठीक है आप, हाँ ले लो, मैं रहूंगी उसमें। अच्छा, जेजे में? ठीक है, ले लेते हैं। कितने सेक्शन है उसमें? अराउंड 99 के आसपास है, उसमें ज्यादा है। एक हफ्ते में हो जाएगा वो भी कवर? अगर हम लोग 1.5 घंटे की क्लास लें तो आराम से कवर हो जाएगा, आराम से कवर हो जाएगा। लेकिन उसके कंसेप्ट को समझने के लिए ना, मतलब जैसे मैंने आपको पॉक्सो भी देखो काफी छोटा है, अगर मैं चाहती तो मैं बेयर एक्ट की लैंग्वेज ना यूज करती तो बहुत इजीली 2 दिन में कंप्लीट हो जाना था। लेकिन मैं चाहती थी कि हम लोग एक बार बेयर एक्ट की लैंग्वेज को पढ़ें। अगर हम लोग जेजे एक्ट जो है अगर हम उसकी बेयर एक्ट लैंग्वेज को पढ़ें तो हमें 10 दिन से 12 दिन हमें लगेंगे, लेकिन 10 से 12 दिन में हमारा बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा जेजे। बीएनएसएस के आप हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करोगे क्या? नहीं, सिर्फ टाइप्ड। ठीक है। अरे यार कहाँ चली जाती है पीडीएफ, एक तो समझ ही नहीं आता कि कौन सी पीडीएफ ओपन करूं मैं, कौन सी ना करूं। हम्म, हम्म, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डबल जोपार्डी का एक कॉन्सेप्ट है। तो हम्म, सपोज कॉन्विक्ट है जो कि जेल में है और अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का उस पे चार्ज लगा है, हम्म। वाइल इन जेल अगर वो फिर से वही सेम ऑफेंस कमिट करता है तो उसे फिर से सजा नहीं मिलेगी उस चीज के लिए, राइट? बेल जब बेल मिलती है उसके बाद उसने दोबारा कमिट किया बाहर आके? नहीं नहीं, हाँ। वो जेल में है हम्म। और वहीं पे उसने फिर से कमिट किया वही सेम ऑफेंस। फिर तो उसकी ग्रीवियस पनिशमेंट हो जाती है। ग्रीवियस पनिशमेंट? मेरी बात समझो, फॉर एग्जाम्पल मर्डर, वो बाहर मर्डर हाँ। करके आया, मर्डर की हम्म, पनिशमेंट क्या है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, हाँ। 14 साल, यही है और तो कुछ भी नहीं है। अब उसने क्या किया, वहां पे लिखा है, हमारे बीएनएस में भी ये चीज लिखी है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये बाहर मर्डर करके आया, जेल में गया, जेल में जाके एक और मर्डर कर दिया, तो फिर हम्म, वो जो मर्डर का जो पनिशमेंट रहती है ना, उसकी सबसे ग्रीवियस पनिशमेंट उसे मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अभी जज साहब ने उसे 14 साल की पनिशमेंट दी थी, ठीक है? हम्म, अब उसे हम्म, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब नेचुरल लाइफ की पनिशमेंट उसे मिल जाएगी अब। अच्छा, ठीक है? ठीक है। एक आप इसमें केस नोट डाउन करो, इंडिपेंडेंट थॉट का, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है? आपको पता है इस केस में क्या था? इसमें ना कि एक, फॉर एग्जांपल एक लड़की है जो कि 17 साल की है, 16 साल की है,
तो उसमें कहा गया था कि ये एज जो है ना, ये एज, इस एज को बढ़ाया जाए। बात समझ रहे हो? इसमें कहा गया कि हस्बैंड और जो वाइफ है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं अगर लड़की 16 साल से बड़ी है, ठीक है, और वो रेप में नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर एक रेप का सेक्शन है, वहां पर लिखा गया था, तो फिर यहाँ पे क्या है, चेंज किया गया उसे। तो यहाँ पर 16 साल से कट करके 18 साल यहाँ पे उम्र ऐड कर दी गई थी, 18 साल से प्लस, ठीक है। तो उसका जजमेंट क्या था? उसमें बस हमारा एक रेप का सेक्शन है, उसमें 16 साल लिखा था, इसे कट करके 18 साल कर दिया गया, बस इतना चेंज किया, ठीक है। चलो अभी नहीं समझ आ रहा है, मैं अभी आपको बताती हूँ। हम लोग अपने गूगल पे सर्च कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। क्योंकि पुराने नोट्स तो काफी पुराने हैं, तो इसलिए फिर मैंने वो ओपन ही नहीं किए, फिर कोई फायदा नहीं है। देखो इसमें क्या लिखा है, हाँ देखो क्या लिखा है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन अ हस्बैंड एंड वाइफ, ये पढ़ो ब्लू वाला, बिटवीन अ हस्बैंड एंड वाइफ हु इज बिटवीन एज 15 से 18, कहते हैं ये पुराना कंसेप्ट था, अब इसमें एज क्या कर दी गई थी, 15 से 18 कर दी गई। पहले वहां पे 15 लिखा होगा, फिर 18 एज कर दी थी, क्योंकि भैया मैरिज की एज 18 साल है, 15 नहीं है, ठीक है। एक इसमें आपको, आप केस नोट डाउन कर लो, एक आपको इसमें केस करना है, एक स्किन टू स्किन वाला है, सतीश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, नोट डाउन करो और ग्रुप में भी डाल देना, स्टेट सतीश, सतीश वर्सेस, अरे चल जा, एक तो ये हैंग बड़ा हो जाता है जब ज्यादा क्लासेस इस पे ले लो ना। सतीश वर्सेस स्टेट ऑफ। महाराष्ट्र। किस ईयर का केस है ये? 2021। सतीश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2021। which was decided in November 2021 in the case Supreme Court set aside the Bombay High Court judgment in the Satish Raghav versus State of Maharashtra, ruling that skin to skin contact was not necessary for an act to constitute a molestation under POCSO। कहते स्किन टू स्किन टच होना जरूरी नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि पॉक्सो के अंदर हम तभी मानेंगे जब टच होगा, जब कोई लड़का किसी लड़की को टच करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल किया, कहा कि ऐसा नहीं है, स्किन टू स्किन टच होना जरूरी नहीं है। बात समझ आई? एक आपको वो केस पता होगा, राजस्थान का केस, ठीक है, एक वो आपको करना है, और इसमें कोई केस एक बार मैं दोबारा देख लेती हूँ। बाकी तो सही है।
ठीक है, बस ये 2-3 आप केस कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं नोट्स में वही 2-3 केस लॉज हैं, ये मैं ऐड कर दूंगी। आज रात को आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, पॉक्सो हैंड रिटन की।